हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SB फॉर SB में। फ्रेंड्स, मैं हूं सलोनी वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो 11 फरवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के सभी प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप सबके लिए। अगर आप SSC GD के अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मैथ का प्रैक्टिस करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सारे चैप्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आप सभी चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट को मैथ समझ नहीं आता वो हमारे साथ जुड़कर मैथ आसानी से सीख सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट मैथ में थोड़े कमज़ोर हैं उनको मैथ सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मैथ बिल्कुल आसान कर दूंगी, जिससे मैथ में पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आज की क्लास सभी फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो SSC GD 11 फरवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। आज का पहला प्रश्न है x रेशियो y इक्वल टू इतना तथा z रेशियो y इक्वल टू इतना, तो x रेशियो z का अनुपात क्या है? इसका अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, यानी x रेशियो y रेशियो z। तो यहाँ पे x रेशियो y की वैल्यू क्या है? 6:5। तो यहाँ पे लिखते हैं 6:5। और यहाँ पर z रेशियो y की वैल्यू क्या है? 9:5। तो ये किसकी वैल्यू है? 9 z की वैल्यू है। तो हम कहाँ पे लिखेंगे 9 को? यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि करेक्ट लिखना आना चाहिए। आप लोग सही से लिखेंगे नहीं तो फिर मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है? ये 25। तो y यहाँ पे है तो हमें लिखना है 25। प्रश्न में दिया है z रेशियो y, लेकिन हमें किसकी वैल्यू लिखनी है? y रेशियो z की। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है उसको लिख देंगे। यहाँ पर था 9:25, तो y की वैल्यू क्या है? 25 है, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, क्योंकि y यहाँ पर है और z की वैल्यू क्या है? 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने आपको बताया था कि जहाँ पर खाली स्पेस होता है तो क्या करते हैं, बगल वाली संख्या को लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। और यहाँ पर खाली स्पेस है ना, तो इसके बगल में क्या संख्या खाली है? ये 25। तो हम क्या करेंगे, 25 को यहाँ पे लिख देंगे। जो खाली जगह होता है तो उसके बगल वाली संख्या को लिख देते हैं। अब हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे। तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है? x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 150। 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 125। वैसे इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे नहीं भी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है x रेशियो z की वैल्यू पूछी हुई है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा? 45। यानी यहाँ पर आप लोग देखिए क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 150, और z की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 45। प्रश्न में पूछा है x रेशियो z की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x रेशियो z, और इसकी वैल्यू क्या है? 150 रेशियो 45। तो प्रश्न में यहाँ पर ऐसा ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है, तो इसको कटाएंगे तो 15 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पे लिखते हैं 10, और इसको कटाएंगे 15 से तो ये 3 बार में कट जाएगा। यानी ये कटने के बाद आंसर कौन सा आया? 10:3, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये देखिए प्रश्न को, यदि एक विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? क्या आप लोगों को पता होना चाहिए? साइड पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। और यहाँ पर साइड तो दिया नहीं है, यहाँ पर विकर्ण का
लंबाई दे रखा है, विकर्ण इसको कहते हैं, ये वर्ग हुआ तो इसमें विकर्ण क्या हुआ ये, तो इसकी भुजा क्या दे रखा है 14 सेमी। तो आप लोगों को हमने बताया था पिछले क्लास में विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा, ये क्या होता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर विकर्ण क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 14, और यहाँ भुजा बराबर क्या निकल के आ जाएगा 14 बट्टे करनी में 2, ये भुजा निकल के आ गया क्योंकि हमने इसको इसके नीचे लेके आया, तो भुजा क्या निकल के आ गया 14 बट्टे करनी में 2। और यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर L² होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये क्या है साइड है, ये भुजा है, भुजा की वैल्यू क्या निकल के आई है 14 बट्टे करनी में 2, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2। अब 196 में 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 98। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना था, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए, और हमें पता है कि विकर्ण बराबर होता है करनी में 2 इंटू भुजा। तो यहाँ से हमने भुजा की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि भुजा बराबर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर विकर्ण की लंबाई क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से भुजा फाइंड कर लिया। भुजा क्या निकल के आया 14 बटे करनी में 2, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमने भुजा का जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर निकल के आ गया 196 बटे 2, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ये आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न एवरेज का है। देखिए प्रश्न में दिया है 6 संख्याएं इतना दे रखा है, n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत क्या दे रखा है a। 6 संख्याओं का एवरेज a दे रखा है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है। संख्या यहाँ पे क्या है n1 n2, ऐसे ही n6 तक है, तो प्रत्येक संख्या मतलब कि n1 में से 5 घटाया जाएगा, ऐसे n1 माइनस 5, n2 माइनस 5, n3 माइनस 5, ऐसे प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है। यानी कि ऐसे अगर कर ले, ये डॉट 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 हो जाएगा n6 माइनस 5, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है। तो कुल कितने संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। यहाँ पर गिनेंगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, और सभी में से 5 घटाया जाता है। तो पूछा है कि इनका एवरेज क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं का एवरेज अब पूछ रहा है, और यहाँ पर दे रखा है कि इनका एवरेज क्या है a है। इन संख्याओं का एवरेज बराबर हमने क्या बताया था आपको, सम ऑफ डाटा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज बराबर होता है n1 प्लस m2, यानी जो डाटा दिया है उसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ये 6 संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ तक 6 संख्याएं हैं, इसको ऐड करेंगे n3 प्लस ऐसे ही n4, ऐसे लास्ट में आएगा n6, लास्ट में क्या आएगा n6, और अपॉन में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याएं हैं नंबर ऑफ डाटा। तो ऊपर कर दिया, सम कर दिया सारी संख्याओं का सम, और अपॉन में 6 संख्याएं हैं तो अपॉन में 6 लिखते हैं। ये किसके बराबर हुआ, एवरेज के बराबर। औसत बराबर होता है सारे डाटा को ऐड कर देना होता है, और अपॉन में जितनी संख्याएं होती हैं उसको लिख देते हैं। और ये किसके इक्वल है, ए की इक्वल है, क्योंकि एवरेज ए दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। तो ए बराबर क्या निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। अब हम चाहें तो क्या इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर जब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू को, तो क्या निकल के आएगा, यानी कि n1 प्लस n2
प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 है। हमने क्या कर दिया, ये ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया, यानी कि इन संख्याओं का सम निकालना था तो हमने क्या किया, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आ गया, इतना इक्वल टू 6 से निकल के आ गया है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, आपसे प्रश्न में पूछा है कि नया औसत क्या होगा, यानी कि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से, यानी कि अभी हमने ऐसे किया था, यहाँ पे ये जो संख्या निकल के आई थी, ये सब में से हमने क्या किया, 5 को माइनस कर दिया है, सब में से हमने 5 को माइनस किया है, तो क्या निकल के आया है, यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था एवरेज बराबर होता है कि सब में से पहले हमने इसमें यहाँ पर प्रश्न में दिया था कि 5 घटा दिया गया है, तो इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले सभी डाटा को ऐड करते हैं, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, यानी कि जब ये पूरे को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 6a दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6a, और यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर कितनी संख्या है, 6 संख्या है, और 6 संख्या में से -5 को माइनस किया गया है, सारी संख्या में से -5 घटाया गया है, तो जब ये पूरे को ऐड करेंगे और सारे में माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, -30। हमने 5 में 6 का गुणा कर दिया तो -30 निकल के आ गया, यानी कि पूरी संख्याओं को ऐड करेंगे, 6 संख्या है ना, यहाँ पर n4 भी है, n5 भी है, तो कितनी बार 5 है, 6 बार है, तो ये हो जाएगा -30। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा, तो मैंने क्या किया, ये पूरे डाटा को ऐड कर दिया, और अपॉन में क्या लिखेंगे, जितना संख्या होता है, तो कितनी संख्या आई थी, 1 2 3, और यहाँ पर n4 है तो 4 संख्या है, यहाँ पे n5 भी है तो 5, और ये लास्ट वाली संख्या n6, यानी कि 6 संख्या है, n1 से n6 तक 6 संख्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6। एवरेज बराबर तो यही होता है ना, नई संख्या का नया औसत पूछा है, तो हम क्या करते हैं, ये 6 से इसको कटाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा a-5, 6 से ये 6 कट जाएगा, और इसको भी कटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, a-5, और 6 से 6 कट जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, नया औसत क्या निकल के आएगा, a-5, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, पूछा है आपसे, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, तो कितने वर्षों में राशि 216 गुना होगा। अपने आप का कितने वर्षों में ये राशि 216 गुना होगा, यानी प्रश्न में कह रहा है कि कोई राशि है, मान लो कि कोई राशि x है, तो क्या हो जाता है, 4 वर्षों में, 4 ईयर में क्या हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, यानी कि ये अपने आप का 6 गुना हो जाता है। अगर हम यहाँ पे x लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 6x हो जाता है, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, यानी कि 12 हो जाता है। 2 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। और ये 2 से 12 या फिर 1 से 6 कितने वर्षों में होता है, 4 ईयर में। तो हम क्या लेते हैं, एक छोटा नंबर लेते हैं ताकि गुणा भाग करने में आसानी होती है। तो इसे हम मान लेते हैं कोई राशि 1 है और 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। आगे प्रश्न में कह रहा है कितने वर्षों में राशि ये 216 गुना होगा, यानी कि ये राशि कितने वर्षों में 216 गुना होगा। तो अगर ये 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है तो अगले 4 वर्षों में कितना होगा, इसका 6 गुना होगा, यानी कि 36 हो जाएगा। 6 गुणित 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। जब ये 1 यूनिट से 4 वर्षों में इसका 6 गुना हो जाता है, यानी कि 6 हो जाता है, तो जब हम इसको करेंगे 4 वर्ष में तो ये भी तो अपने आप का 6 गुना होगा, यानी कि ये अपने आप का 6 गुना होगा तो 36 हो जाएगा।
और इसके अगले साल यानी कि इसके 4 साल बाद ये क्या होगा, इसका 6 गुना हो जाएगा। तो 36 का 6 गुना करेंगे तो क्या होगा 216। इसका 6 गुना किया तो 4 साल में ये 6 हो गया। जब इसका 6 गुना किया तो 4 साल में ये 36 हो गया। और जब हमने इसका 6 गुना किया तो 4 साल बाद ये 216 हो गया। और प्रश्न में आपसे पूछा है कि ये कितने वर्षों में अपने आप का 216 गुना होगा। यहाँ पर दे रखा है कितने वर्षों में, यहाँ पर आपसे पूछा है कितने ईयर में ये अपने आप का 216 गुना होगा। तो आप लोग खुद बता दोगे यहाँ से कि कितने वर्षों में 216 गुना हुआ है। यहाँ से 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 वर्ष, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ गया 12 वर्ष। जब इसको ऐड करेंगे 4 + 4 + 4 तो क्या निकल के आ गया 12 ईयर। ये क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्न भी हमने आपको करा रखे हैं। देखिए इस प्रश्न को दिया है कि यदि ए बी से 25% कम है तो पहले हम क्या करते हैं 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 1/4। और यहाँ पे लिखते हैं ए और ये बी, ये बी। ये क्या है बी से, हमने बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज जिसके साथ से लगा होता है ना उसकी हो जाती है। तो से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है। तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी से 25% कम है, किसकी वैल्यू, ए की। तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका इतना परसेंट ये ऊपर वाली वैल्यू होती है। प्रश्न में बोला है कि b से 25% कम है, तो b का मतलब क्या 4 हुआ, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 4 है। तो 4 से 25% कम है, यानी कि 25% कम है कि मतलब 1 कम है। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3। कम का मतलब होता है माइनस करना। तो जब हम ऐसे 4 - 1 करेंगे तो निकल के आएगा 3। आगे प्रश्न में कह रहा है b की वैल्यू ये क्या निकल के आ गई 4, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। यहाँ पर प्रश्न में इसका मान पूछा है, यानी कि 2b - a/a। तो ये क्या निकल के आएगा 2b, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4, क्योंकि b का मान क्या है 4 है, माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है और बटे में 3। जब 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 और उसमें से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और बटे में 3। ये इस प्रश्न का आंसर है। देखा आपने कितना आसानी से हमने फाइंड कर लिया। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न में दिया है इतना की एक राशि 10,640 की एक राशि, यानी कि मूलधन क्या है 10,640, एक राशि 5% की साधारण ब्याज से वर्षों में, यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है कि कितने वर्षों में इतना ब्याज अर्जित करती है। तो x का मान पूछ रहा है, यानी कि आपसे यहाँ पर ईयर नहीं दिया है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, वर्ष में दिया है, तो आपसे पूछा है कि कितने वर्ष में इतना ब्याज ये अर्जित करती है 5% की साधारण ब्याज की दर से। और मूलधन क्या है, ये है। तो आपको बताया था हमने कि SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन में 100, यानी कि P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, और T क्या है, समय है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू फाइंड रखते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, इतना है, और ये किसके बराबर होता है, SI के बराबर होता है ना। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो SI क्या दे रखा है, आप लोग देखिए यहाँ पर 1040 की एक राशि 5% की दर से, यानी कि दर 5% है, वर्षों में इतना ब्याज
ये क्या है, एसआई है। यहाँ पर दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर से वर्षों में इतना ब्याज, यानी कि 3724। तो यहाँ पे लिखते हैं 3724 इक्वल टू पी क्या है, मूलधन है, और यहाँ पर राशि दे रखा है, यही तो मूलधन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10,0604 10,640 गुणते आर क्या दे रखा है, दर 5%, 5%। तो यहाँ पे लिखते हैं 5, और टी हमें नहीं पता, टी हमें नहीं पता, टी को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स को, और बटे में 100। ये हो गया फॉर्मूला पे जो वैल्यू दे रखा था हमने रख दिया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कटा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 5 से इसको कटाएंगे तो ये निकल के आएगा 2, 2 से जब इसको हम कटाएंगे तो ये 2 5 10, और ये 2 3 6, और 2 दूनी के 4, यानी कि 532 निकल के आ गया। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर यहाँ पर इतने के बटे में ये 532 आ जाएगा, 3724 अपॉन क्या हो जाएगा, 532। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 ईयर, 7 वर्ष। यही इस प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या किया है, पहले ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100। यहाँ पर P यानी मूलधन और दर दे रखा था, यहाँ पर साधारण ब्याज भी दे रखा था, लेकिन T की वैल्यू को फाइंड करना था, समय नहीं दिया था। तो हमने क्या किया, T की वैल्यू फाइंड कर लिया है, T को यहाँ पर X दे रखा था, तो 7 वर्ष निकल के आ गए। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये देखिए एक बार फिर से आपसे पूछ लिया है ग्राफ का प्रश्न। ग्राफ के प्रश्न SSC GD के एग्जाम में पूछता ही पूछता है, 3-4 प्रश्न तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न में दिया है कि नीचे दिया गया चित्र 5 लगातार y1 y2 y3 y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आयात और निर्यात का अनुपात दे रखा है, y1 के लिए इतना, y2 के लिए इतना, y3 के लिए, ऐसे ही सबका दे रखा है हर एक साल के लिए। यहाँ पर दे रखा है कि 5 लगातार वर्षों के लिए अनुपात दे रखा है। प्रश्न में पूछा है आपसे यदि वर्ष y5 के लिए आयात इतना करोड़ हो तो y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या होगा। निर्यात आपसे पूछ रहा है, यानी कि आयात को हम A से लिख लें और निर्यात को N से। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हर एक वर्ष के लिए दे रखा है। और प्रश्न में किसका पूछा है, y5 के लिए। y5 के लिए आप लोग देखिए क्या दे रखा है, y5 के लिए यहाँ पर 0.95। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.95। ये y5 के लिए आयात और निर्यात का अनुपात दे रखा है। y5 के लिए यहाँ पर आयात और निर्यात का अनुपात इतना दे रखा है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रखा है कि आयात इतना करोड़ है, आयात इतना करोड़ है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये आयात इतना करोड़ दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, आयात की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 95 बटे में 100। और यहाँ पर आयात की जगह पे क्या दे रखा है प्रश्न में, इतना, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर देखिए आप लिखा है 76,000 करोड़, तो हमने आयात की जगह पे यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से हम एन की वैल्यू यानी कि निर्यात को फाइंड कर लेते हैं। इसको कटाएंगे 5 से तो क्या होगा, ये 19 बार में कटेगा और ये 20 बार में, ये 20 हो जाएगा। और जब इसको कटाएंगे, इसको लिखते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 76,000 गुणते 20। ये क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और ये 19 अपॉन में आ जाएगा। और ये n तो है ही यहाँ पे।
अब 19 से इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, कटाने के बाद ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4000 कटाने के बाद 19 से आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4000 का और 20 का, तो क्या निकल के आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 और 4 0 है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यही प्रश्न का आंसर है, क्योंकि ये निर्यात है, एन को हमने निर्यात से लिखा था, निर्यात को एन से लिखा था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ये भी ग्राफ से रिलेटेड ही प्रश्न है। प्रश्न में दिया है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। जैसे हमने अभी पीछे का प्रश्न किया था, यहाँ पर ये प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पर दे रखा था निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। सेम वैसे ही इस प्रश्न में निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात, ये निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, दिए गए 5 वर्षों के लिए y3 के लिए आयात अधिकतम है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें कैसे पता, यहाँ पर तो कुछ भी दिया ही नहीं है, ना आयात दे रखा है ना निर्यात दे रखा है। क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग देखिए, यहाँ पर दे रखा था कि y5 के लिए आयात इतना करोड़ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तो दिया नहीं था, यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है, लेकिन कोई डाटा और दिया नहीं है, तो हम ऐसे यहाँ पर नहीं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में y3 के लिए निर्यात y2 के लिए निर्यात से अधिक है, तो ये भी हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, ना आयात का दिया है ना निर्यात का दिया है। दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष y1 के लिए आयात न्यूनतम है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये देखिए प्रश्न, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। छूट कितने की, 20% की, और लाभ कितने का, 36% का कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। यानी कि 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हुआ, 20% का मतलब 20/100, और इसको जब कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/5। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे 20% इक्वल टू 1/5, और यहाँ पे लिखते हैं ये CP, ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आगे लिखते हैं SP यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और ये हो गया MP मार्क प्राइस, इसको कहते हैं अंकित मूल्य। यानी कि कोई दुकानदार हमें कोई भी सामान लाके सेल करता है, हमें बेचता है, तो वो भी तो कहीं से खरीद के लाता होगा, तो वो जब खरीद के लाता है तो उसे कुछ % की छूट मिलती है। यहाँ पर दे रखा है कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात, तो 20% मतलब कि ये क्या हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया, और इस पे 20% की छूट मिल रही है। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई वस्तु 10 की है, उस पे 2 की छूट मिल रही है, 2 रुपए की, तो वो वस्तु कितने में हो जाएगी, छूट का मतलब होता है कम कर देना। तो अगर 10 रुपए की मिल रही है, उस पर आपको 2 रुपए की छूट मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 8 रुपए की। सेम ऐसे ही इस प्रश्न में कह रहा है कि 20% की छूट देने के पश्चात, तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, और 5 पर 20% का छूट देंगे, यानी 1 का छूट देंगे। तो छूट देने का मतलब होता है कम कर देना, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 4 हो गई। अब ये दे रखा है कि दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात, यानी कि उसने 5 का खरीदा और दिया कितने का, 4 का, यानी कि खुद यहाँ पर आगे दिया है कि 36%। 36% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 9/25। आप जब 36/100 करेंगे तो कट के इतना आएगा 9/25। ये 25 क्या है,
ये 25 क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है। और इस पे कह रहा है कि 36% का लाभ कमाता है। तो लाभ का मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य, सीपी, और सीपी पर जो प्रॉफिट होता है उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यानी कि आप कोई वस्तु 10 की खरीदते हैं, उस पर आपको 2 की प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट का मतलब लाभ कमाते हैं, तो वो वस्तु आप कितने में बेचेंगे? 12 में बेचेंगे। तो अगर हम कहें कि 10 का खरीद के 12 में बेच दिए तो क्या होगा? ये 12 कहाँ से आया? 10 का खरीदे हैं और इसमें 2 को ऐड किए, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वस्तु कितने की होगी? 12 की हो गई है। सेम वैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि 36% का लाभ कमाता है, यानी वो वस्तु का प्राइस क्या है? 25 है, क्रय मूल्य क्या है? 25 है। और इसे जब वो बेच रहा है, यानी कि वो 25 में खरीदा है, जब उसे बेच रहा है तो 9 का प्रॉफिट कमा रहा है। 9 का मतलब 36%। हम जब 25 का 36% निकालेंगे, 25 का जब आप लोग 36% निकालोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। और प्रश्न में ये नहीं बोला है कि 9 का लाभ कमाता है, उसने बोला है इनडायरेक्टली कि 36 का लाभ कमाता है। तो हमें तो पता है कि 25 का 36% ऊपर वाली वैल्यू हमेशा निकल के आती है। तो हम क्या करेंगे? 25 में 9 को ऐड कर देंगे। जब 25 में आप 9 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि ये हो जाएगा 34, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया होगा। मार्क प्राइस क्या था? 5 था, और इस पे 20% की छूट मिल गई, यानी 1 की छूट मिल गई, तो 5 में से 1 को माइनस किया तो क्या हो गया? 4 हो गया। आगे प्रश्न में बोला था कि 36% का लाभ कमाता है, तो 36% का ये नीचे वाली वैल्यू क्या थी? 25 था, यानी कि ये क्रय मूल्य था। लाभ कमाने का मतलब कि क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी तो लाभ होगा, ऐसे तो लाभ होगा नहीं। यानी कि अगर हम कर दें कि कोई वस्तु 5 का खरीद के और 3 में बेच देंगे, तो ये क्या हो गया? ये खरीदे हैं तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। और इसको बेचे हैं तो ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो ये तो लाभ नहीं हुआ, ये तो हानि हुआ ना, इसीलिए। अब क्या करेंगे? इससे पूरी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पर स्पेस जब खाली होता है, 2 जगह यहाँ पर भी स्पेस खाली है, तो इसकी बगल वाली संख्या को लिख देते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने का ये बेस्ट तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे, सॉरी 34 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बगल वाली संख्या क्या है? 34 है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 4 है ना, तो बगल में खाली है तो उसकी बगल वाली संख्या, यानी कि यहाँ पर 4 लिख देंगे। और यहाँ पर खाली है तो इसके बगल में क्या संख्या है? 34 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 34। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो सीपी होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इसका और इसका वैल्यू चाहिए। तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, और 34 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 170, 170। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये क्या है? ये सीपी क्या निकल के आ गया? 100। एमपी क्या निकल के आ गया? 170। प्रश्न में पूछा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर पहले देखिए, ये अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है? 70 अधिक है। इसका डिफरेंस क्या निकल के आएगा? 70 निकल के आएगा। और अपॉन में ये पूछा नहीं है कि ये प्रतिशत में पूछा है, ये यूनिट में नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो हम क्या करेंगे? अपॉन में सीपी को लिखेंगे, 100 को लिखेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पर प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 70%, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यहाँ पर ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, तो इससे 70 ज़्यादा है तो 70% अधिक है। यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 2। 2 को 2, यहाँ पर भी 2 है, इसको पूरे को सॉल्व किया तो क्या निकल के आया? 2। आगे ये जो 2 है इसको लिखते हैं,
यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, माइनस ये 1/2 है और ये 1/4 है, तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 अपॉन में ये 8 - 3 है, तो इसको 8 लिख लेते हैं माइनस। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले डिवाइड को करते हैं। तो यहाँ पर 3 और ऐसे लिखा हुआ है 1/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणते ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 - 12, ये पूरे को सॉल्व करके आया है -12। अब यहाँ पे क्या है, +6 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6। ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4, और ये -1/8 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/8 अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर 8 और 6 क्या हो गया, 14 हो गया, और 14 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 - 1, और ये बटे में क्या है, 2 है, तो इसको लिखते हैं 2। 32 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 31/2। यहाँ पर आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो गई है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 8 नीचे भी तो आएगा, 2 गुणते 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका गुणा किया तो ये हो गया 32 - 1, और बटे में ऐसे करेंगे इसको, देखिए, यानी यहाँ पर करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 32 - 1 अपॉन में क्या होगा, 8, और बटे में 2 ऐसे था, तो इसको लिखेंगे ऐसे 32 - 1, तो 32 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 31/8, और जब ये बटे में ये क्या है, मेन बटा है, तो ये क्या होगा, 2 ऐसे, जब ये इसके बटे में भी 1 है तो इसको लिखेंगे तो ऐसे 1/2, तो 31 में 1 का गुणा करेंगे तो 31, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग देखिए यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। देखिए इतना दिया है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 14/3। और यहाँ पर देखिए 80 में 40 का से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। तो इसको लिखते हैं, इसको 6 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12, और 1 क्या हो जाएगा, 13/2। यहाँ पे लिखते हैं 13/2, और जब 80 में 40 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2, तो लिखते हैं +2। और यहाँ पर इतना तो सॉल्व कर लिया हमने, और यहाँ पर -30/7, और ये ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणा, और इतने को सॉल्व किया है तो निकल के आया है 14/3। आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। अब क्या करेंगे, ये कट रहा है, 2 बार में ये कटेगा, ये 3 बार 10 बार में कट रहा है, तो जब 10 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20, और यहाँ पर क्या है, 2, तो क्या निकल के आएगा, 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -18, और ये तो है ही 13/2। हमने क्या किया है, इसका पूरा का गुणा किया है तो 20 हो गया है, उसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हो गया -18। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13 - 36, 2 में 18 का गुणा करेंगे और अपॉन में 18, सॉरी 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि बटे में यहाँ पर 2 है। अब क्या करते हैं, 36 में से 13 को माइनस करेंगे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, यानी -23/2। ये इस प्रश्न का आंसर है। आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न,
आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करोगे तो सेम प्रश्न है। प्रश्न में दिया है नीचे दिए गए बार चार्ट में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1, S2, यहाँ पर देखिए S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7। यहाँ पर S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि S1 में मिठाई चीनी की मात्रा क्या है 23%, S2 में 32%, S3 में 16%। ऐसे ही सब में चीनी की मात्रा यहाँ पर दे रखा है कि चीनी की मात्रा को मिठाई की कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, मिठाई के कुल वजन के रूप में। यानी कि प्रश्न आप लोग पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मिठाई S3 का कुल वजन क्या है 450 kg, 450 kg। और यहाँ पर S3 का है ये S3 में कितना चीनी प्रयोग हुआ है 16%, यानी 450 kg कुल वजन कितना है S3 का 450 किलो का 16% प्रयोग हुआ है। चीनी की मात्रा क्या है 450 kg का 16%। इसको निकाल देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। वही आंसर पूछा है कि चीनी की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर तो पता है कि 16% यूज किया गया है, इसको केजी में बताना है, किलोग्राम में। तो क्या करते हैं, यहाँ पर S3 का वजन क्या है 450 kg है, तो यहाँ पे लिखते हैं 450 और इसका 16%, इसका 16%, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में, तो मिठाई का इतना वजन है, इसका इतना परसेंट, प्रतिशत क्या है 16% के रूप में दर्शाया गया। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको कटाऊंगी तो निकल के आएगा 4 से, नहीं तो इसको पहले ऐसे कटा लेते हैं। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 9, और 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2। और ये अब क्या करेंगे 2 से इसको कटा लेते हैं तो हो जाता है 8। जब 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72 kg। यानी 450 किलो का 16% हमने निकाला है, तो क्या आया है 72 kg। इतना चीनी प्रयोग हुआ है। S3 का यहाँ पे लिखा है ना कि चीनी की मात्रा कितनी है, तो S3 में इतनी चीनी की मात्रा है 72 kg। यहाँ पर देखिए ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये भी प्रश्न एवरेज का है। यहाँ पर देखिए औसत से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। यहाँ पर दिया है कि 35, 39, 41, 46 और 27 तथा x का औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा है। यानी कि कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत क्या है 38 है। तो क्या पूछा है आपसे, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ डाटा, यानी कि सारे डाटा को ऐड कर देते हैं, औसत निकालना है। और औसत यहाँ पे 38 दे रखा है, तो डाटा को ऐड करते हैं। तो इसको लिखेंगे 35 प्लस यहाँ पर दे रखा है 39, ये 39, इसको लिखते हैं 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x अपॉन में ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखते हैं बटे में 6 लिख देते हैं 6, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ डाटा, यानी सारे का योग और बटे में जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। ये औसत बराबर होता है, और औसत क्या दे रखा है ये 6 संख्याओं का 38, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 38। अगर हम इसका सम निकालना चाहें, जो कि हमें नहीं पता है, यानी कि हम सम निकालना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 38 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 38 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 228। और जब ये पूरे को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 188 प्लस x इक्वल टू इतना है। यानी कि इतने को, ये 5 संख्याएं हैं जो हमने ऐड किया, तो ये आ गया 188, और ये तो x है ही, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया और इसका हमने तिर्यक गुणा कर दिया, तो क्या निकल के आ गया 288। अब x की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 288 माइनस 228, सॉरी ये 228 है, 228
माइनस 188। यानी जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, और 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे। यही इस प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। ये भी प्रश्न काफ़ी इजी है, आप लोग एक बार पढ़िए इस प्रश्न को। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। सबसे पहले ये 30% है तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/100, सॉरी 30/100। जब इसको कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3/10। तो हम 30% को डायरेक्ट 3/10 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 30% को 3/10 लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखते हैं सीपी और ये लिखते हैं एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। तो यहाँ पर दे रखा है कि विक्रय मूल्य से, यहाँ पर हमने आपको बताया कि से जिसके साथ लगा होगा नीचे वाली वैल्यू उसकी हो जाती है। तो से किसके साथ लगा हुआ है, विक्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे। हमने बोला था हर में वो वैल्यू उसकी हो जाती है जिसके साथ से लगा होता है। तो से किसके साथ लगा हुआ है, विक्रय मूल्य है। इसे आप ट्रिक समझ लो या जो भी समझ रहे हैं समझ लीजिए, लेकिन ये आप लोग जान लीजिए कि नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज उसकी होती है जिसके साथ से लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य को 10 मान लिया। प्रश्न में बोला है कि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। विक्रय मूल्य से 30% कम है, यानी कि 10 का 30% क्या है, 3 है, क्योंकि नीचे वाली का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होता है। तो 10% 10 का 30% 3, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और ये 7 क्या है, विक्रय मूल्य है। प्रश्न में बोला है कि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य क्या हमने निकाला है, 10। तो विक्रय मूल्य से यानी कि 10 से 30% कम है। 30% यानी कि 3 कम है। 10% का 30% 3 कम है। तो 10 में से हमने 3 को माइनस किया है, 10 में से 3 को माइनस किया है तो निकल के आ गया 7। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सीपी क्या है, क्रय मूल्य 7 है और एसपी क्या है, 10 है, यानी विक्रय मूल्य 10 है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो तो ऊपर लाभ या हानि लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं, ऑलवेज सीपी को लिखते हैं। ऑलवेज किसको लिखते हैं, सीपी को लिखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। ये आप लोग को याद होना चाहिए। लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना हो तो जितना लाभ होता है या जितना हानि होता है उसको लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य और गुणते 100। तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर वस्तु 7 की खरीदा और बेचा कितने का, 10 का। तो लाभ कितने का हुआ, 3 का हुआ, और बटे में क्या लिखेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य। तो 7 लिखते हैं और क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। तो 300 में जब 7 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 42 इंटू 86, सॉरी 42.86%। ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जब आप लोग 300 में 7 से भाग दोगे तो इतना निकल के आएगा, इतना परसेंट। आप लोग चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में दिया है रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को 30 दिन में, यानी कि रवि एक कार्य को 30 दिन में, मनीष उसी कार्य को 15 दिन में और नवीन सेम कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक ही काम है और तीनों उसे अलग अलग दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ये 30 दिन में उसी काम को पूरा करता है और उतने ही काम को मनीष 15 दिन में पूरा करता है और नवीन 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं रवि को R से, मनीष को M से और नवीन को N से। रवि का कार्य क्या है,
कितने दिन में कार्य कंप्लीट करता है? 30 दिन में। मनीष कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में, यहाँ पर लिखा हुआ है। और नवीन के लिए 10 दिन में। ये क्या है? इनका डे है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न दिया हो तो अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हम ऐसा नंबर लेते हैं कि जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो 30, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 30। हम यहाँ पे ऐसे 30 लिख लेते हैं। ये 30 क्या है? टोटल वर्क है, यानी कि 30 काम को 30 दिन में रवि करता है। तो इसकी इफिशियंसी क्या है? 1 है, यानी 30 में 30 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 1। 30 को 15 से घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 2। और जब 30 में 10 से भाग देंगे, इस 30 में 10 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। ये क्या है? तीनों की इफिशियंसी है, यानी कि कार्य क्षमता। यानी कि रवि एक दिन में 1 काम करता है, मनीष एक दिन में 2 काम करता है और नवीन एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जो रवि है एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 दिन में 30 काम करेगा। अगर मनीष एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। 15 में हम 2 का गुणा कर देंगे। और सेम ऐसे ही अगर नवीन एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है? टोटल वर्क निकल के आ गया कि कुल काम कितना है? 30 है। और इन तीनों का क्या दे रखा है? दिन दे रखा है कि इतने इतने दिन ये तीनों काम करते हैं और इनकी इफिशियंसी दे रखी है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि ये रवि, मनीष और नवीन तीनों मिलके एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद यहाँ पर लिखा है कि 2 दिन बाद कार्य को छोड़ के देता है, कार्य छोड़ के चला जाता है। यानी कि अगर मान ले कि टोटल वर्क क्या है? 30 है। टोटल काम क्या है? टोटल वर्क क्या है? 30 है। और रवि क्या है? रवि क्या करता है कि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 दिन और ये 2 दिन, अगर ये एक दिन में 1 काम करता है, रवि एक दिन में 1 काम करता है, मनीष एक दिन में 2 काम करता है और नवीन एक दिन में 3 काम करता है, तो ये तीनों मिलके, रवि, मनीष और नवीन तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? हम क्या करेंगे? ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 1 + 2 + 3, यानी 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 6। यानी कि रवि, मनीष और नवीन एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि रवि, मनीष और नवीन एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे? 2 दिन में कितने काम करेंगे? यहाँ पे हम कर देते हैं 6 × 2, यानी कि 12 काम। यहाँ पर लिखा है कि टोटल वर्क क्या है? 30 है। अब यहाँ पर देखो 2 दिन में कितने काम हो गए? 12 काम कंप्लीट हो गए हैं। अभी शेष काम कितने रह गए हैं? 30 में से 12 को हम माइनस करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि 2 दिन पश्चात काम छोड़कर कौन चला जाता है? रवि काम को छोड़ के चला जाता है। यानी कि 2 दिन तक रवि ने काम किया है, 2 दिन के बाद रवि चला गया है, तो कौन कौन बचा? मनीष और नवीन, ये बचे हैं। तो रवि चला गया तो मनीष की इफिशियंसी क्या है? मनीष की कार्य क्षमता क्या है? 2 है। और नवीन की क्या है? 3 है। यानी कि ये एक दिन में अब कितना काम करेंगे? 2 + 3 5 काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। यानी कि मनीष क्या करता, रवि क्या करता है? 2 दिन बाद कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो अब कौन कौन बचता है? मनीष और नवीन। तो मनीष कितने दिन काम करता है? 3 दिन। यहाँ पर लिखा है प्रश्न में 3 दिन काम करता है। यानी कि ये दोनों जो हैं साथ में 3 दिन तक और काम करेंगे, ये मनीष और नवीन। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब कि रवि के जाने के 3 दिन तक
मनीष कार्य करता है, तो मनीष कार्य करेगा तो नवीन भी साथ में काम करेगा। तो अगर यहाँ पर 12 काम कंप्लीट हो चुका है तो अभी कितने काम बचे हैं, 18 काम शेष रह गए हैं। 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। और ये एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके, रवि के जाने के बाद मनीष और नवीन एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 3 यानी कि 5 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो एक दिन में जब 5 काम करेंगे तो 3 दिन में कितने काम करेंगे मनीष और नवीन मिलके। तो हम क्या करते हैं, 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर पहले 2 दिन में तीनों ने जब मिलके काम किया, रवि, मनीष और नवीन ने, तो कितने काम कंप्लीट हो गए, 12 काम। अब जब रवि चला गया तो कौन कौन बचा, मनीष और नवीन बचे। तो इनकी इफिशियंसी क्या थी, 2 और 3, यानी कि एक दिन में ये 5 काम कर लेंगे। तो मनीष क्या करता है, 3 दिन तक और काम करता है। तो जब मनीष काम करेगा तो उसके साथ नवीन भी काम करेगा, क्योंकि नवीन तो कहीं गया नहीं है। तो 5 काम करते हैं एक दिन में और 3 दिन तक 7 काम करते हैं। तो कितने काम करेंगे 3 दिन में, 15 काम करेंगे। यानी 12 काम यहाँ कंप्लीट हो गया, 15 काम यहाँ कंप्लीट हो गया। तो 12 और 15 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि 3 दिन के पश्चात मनीष कार्य को छोड़ देता है। नवीन, यहाँ पर देखिए, नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर अभी कितने काम कंप्लीट हो गए हैं, 27 काम कंप्लीट हो गए हैं। टोटल काम कितना था, 30 था। 30 में से 27 काम हो चुके हैं। अभी कितना काम बचा है, 3 काम बचा है। 3 काम बचा है। जब 30 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि शेष वर्ग क्या है, 3 है। और यहाँ पर आप लोग देखिए नवीन की इफिशियंसी क्या है, नवीन की इफिशियंसी क्या है, 3 है। यानी कि नवीन एक दिन में 3 काम करता है, नवीन एक दिन में 3 काम करता है। और यहाँ पर लिखा है कि शेष काम कितना है, 3 है। कितना बचा है, शेष काम 3 बचा है। तो कितने दिन में नवीन काम कर लेगा। अगर आपके पास 5 काम है और आप एक दिन में 5 काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे। अगर आपके पास 10 काम है और आप एक दिन में 5 काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 2 दिन में। लेकिन यहाँ पर काम क्या है, 3 काम है और नवीन की इफिशियंसी भी 3 ही है। तो क्या करेंगे, 3 से हम भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 दिन। यानी कि शेष कार्य को, नवीन शेष कार्य को 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 1 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है। यानी कि यहाँ पर तीनों ने मिलके 1 + 2 + 3 6 काम, तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में 12 काम करेंगे। यहाँ पर मनीष और नवीन मिलके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 3 दिन तक काम करते हैं तो 15 काम करते हैं। यानी कि टोटल काम कितना कंप्लीट हो जाता है, 27 काम कंप्लीट हो जाता है। शेष काम कितना बचता है, टोटल काम क्या माना था हमने, यहाँ पे 30 माना था। तो 30 में से हम क्या करेंगे, 27 को माइनस कर देंगे। तो कितने काम बच जाएंगे, 3 काम और बच जाएंगे। तो 3 काम को, अगर नवीन एक दिन में 3 काम करता है तो 3 काम को कितने दिन में कर लेगा, 1 दिन में कर लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न को पढ़िए। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप, यहाँ पर एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यानी कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 2464, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि पहले आप लोग देख लो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। पहले तो यहाँ पर दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, πr²। और इसके बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर प्रश्न में, इतना दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि पाई का मान क्या है, 22/7। तो हम उसको लिखते हैं, यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 22/7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा इधर
और ये 22 क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो करते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं 7/22। ये क्या है, पाई का मान है, यहाँ पर पाई था तो पाई का मान 22/7 है, तो मैंने इक्वल की इस तरफ लेके आई, तो क्या हो गया, 22 नीचे आ गया और 7 ऊपर। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 112 आएगा, और जब 112 में 7 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 784। आप लोग गुणा करके देख सकते हो, कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब r² बराबर क्या है, 784। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये 28 का क्या है, स्क्वायर है। 28 का वर्ग क्या होगा, 784। अब प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है कि वर्ग का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर वृत्त का परिमाप निकालते हैं तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये तो हमने निकाल लिया, r की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। तो हम क्या करते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग समान है, वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 2 × 22/7, और ये क्या है, r की वैल्यू क्या है, 28 है ये, तो यहाँ पे लिखते हैं 28। अब इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर देते हैं, ये 22 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 44 × ये है 4। अब प्रश्न में दे रखा है कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यानी कि जितना वृत्त का परिमाप है वही परिमाप किसका है, वर्ग का भी है। यहाँ पर दिया था कि वर्ग का तथा वृत्त का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, 4 × a। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो 2πr की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 44 × 4 है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a = 44 × 4। ये क्या हमने निकाला है, वृत्त का परिमाप निकाला है, और प्रश्न में दे रखा है कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ग का परिमाप है, और ये क्या है, ये जो निकल के आया है वृत्त का परिमाप है। ये जब इक्वल हो जाएंगे, ये क्या है, 4 है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 44। a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 44। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये a क्या है, भुजा है, साइड है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि a का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है, 44 है, तो 44 का जब स्क्वायर करेंगे तो 44 × 44, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1936। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि SSC GD 2019 11 फरवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया है, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः इतना तथा इतना अमाउंट निवेश करते हैं। तीनों अलग अलग इतना रुपए को लगाते हैं एक कारोबार को शुरू करने के लिए सुमित 45,000, रवि 81,000 और पुनीत 90,000 निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है, इतना होता है 4,800। इतना निवेश करने के बाद वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है। प्रश्न में कह रहा है कुल लाभ 30%, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा, यानी कि
इतना रुपए ये तीनों मिलके निवेश करते हैं, यहाँ पर ये तीनों मिलके इतना रुपए निवेश करते हैं, जिसमें से प्रॉफिट कितना होता है 4800 का। ये क्या करते हैं कि इसका 30% चैरिटी को दे देते हैं, मतलब कि जितना लाभ होता है, यहाँ पे लिखा है ना, कुल लाभ का 30% चैरिटी को दे देते हैं। तो जब इसका 30% निकालते हैं, यानी कि 4800 का 30% यानी 30/100, तो ये 30% जब दान कर देता है चैरिटी को, तो कितना शेष रह जाता है, 70% रह जाता है ना। यानी कि आपके पास 10 रुपये है, उसमें से आप 2 रुपये दे देते हैं किसी को, तो कितना आपके पास रह जाता है, 8 रुपये रह जाता है। सेम वैसे ही कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो इसने क्या किया है, इतना का 30% उसने दान कर दिया है। ये तीनों मिलके 30% दान कर देते हैं, कुल लाभ का 30%। तो कितना रह जाता है, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 70%। तो 70% फाइंड करते हैं। जब इसका 70% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये कट जाएगा, और कटने के बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 में 70 का, तो निकल के आएगा 3360। ये क्या है, कुल लाभ। यानी कि कुल लाभ कितना था 4800, जिसमें से 30% दान दे दिया गया, तो कितना बचा 70%। जब इतने का 70% निकाला गया है तो कितना आया है 3360। ये क्या है, शेष लाभ है, यानी कि 30% देने के बाद जो बचा लाभ है इतना है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि शेष लाभ उनके बीच, यानी कि सुमित, रवि और पुनीत के बीच बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा कितना होगा, सुमित का हिस्सा पूछ रहा है। तो इतने को तीनों के बीच शेयर करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है, यहाँ पर सुमित, यहाँ पे लिखते हैं सुमित को एस से, रवि को आर से और पुनीत को पी से। अब यहाँ पे सुमित का अमाउंट क्या है, इसको पूंजी बोलते हैं, इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। तो इसको लिखते हैं 45,000, और यहाँ पर 81,000 है किसका, रवि का, और ये 90,000 किसका है, पुनीत का। ये क्या है, सबका पूंजी है, यानी कि कैपिटल। ये सबका पूंजी है, सुमित का 45,000, रवि का 81,000 और पुनीत का 90,000। यानी कि ये तीनों इतना पूंजी एक कारोबार में लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कारोबार शुरू करने के लिए तीनों मिलके इतना इतना पूंजी लगाते हैं। तो इन्हें प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट इतने का होता है। लेकिन प्रॉफिट बराबर होता है C इंटू टी। C क्या होता है, ये कैपिटल होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है। टाइम मतलब कि कितने वर्षों के लिए, कितने महीने के लिए आप पूंजी को लगाते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर दे रखा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है। यानी कि 12 मंथ के लिए इसने भी पूंजी लगाया है, उतने टाइम के लिए इसने भी पूंजी लगाया है, और 12 मंथ के लिए इसने भी पूंजी लगाया है। यानी कि ये तीनों 12 मंथ के लिए पैसा लगाए हैं। यहाँ पर लिखा है कि वर्ष के अंत में, यानी कि ये तीनों समान समय के लिए पैसे को लगाए हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि 45, अब ये क्या होगा, ये तो कट भी जाएगा ना, ऐसे कट जाता है, इसको कटाते हैं पहले, ये कट जाएगा। अब इसको 9 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 9 से जब इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 9 से 81 कटेगा 9 बार में, 90 कटेगा 10 बार में। ये क्या है, ये कैपिटल, यानी कि पूंजी कितना निकल के आया है, 5, 9 और 10। रवि का 9, पुनीत का 10 और सुमित का 5। और हमने आपको फार्मूला बताया था। और यहाँ पर ये लोग जो पूंजी लगाते हैं ना, ये 5 यूनिट, ये 9 यूनिट और ये 10 यूनिट, एक साल के लिए लगाते हैं, क्योंकि एक ही मतलब कि सेम टाइम के लिए तीनों पूंजी लगाते हैं। तो अगर हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर हमने फार्मूला आपको बताया है C इंटू टी होता है। तो C क्या है, सुमित का 5 है, और इसमें T क्या है, समय है। तो समय क्या है, ये 12 मंथ के लिए पूंजी लगाए हैं, तो हमने 12 लिख दिया। यहाँ पर भी ये 12 मंथ के लिए लगाए हैं, ये भी 12 मंथ के लिए लगाए हैं।
तो ये क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया, तीनों का प्रॉफिट निकल के आ गया। लेकिन आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ये 12 यहाँ पर भी है तो ये कट जाएगा, ये तीनों कट जाएगा, तो वापस क्या निकल के आ जा रहा है कटने के बाद, 5, 9 और 10, ये क्या है, प्रॉफिट है। ये कटने के बाद इसको जब ऐसे 12 से 12 तीनों में है तो कटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 5, 9 और 10, ये क्या है, प्रॉफिट निकल के आया है। यानी कि मेरा कुल बात कहने का मतलब इतना था कि जितना कैपिटल होता है ना, सेम प्रॉफिट भी उतना ही होता है। यानी कि आप पूंजी जितना लगाते हैं, पूंजी जितना लगाया गया है तो वही प्रॉफिट भी होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर पूंजी क्या था, ये था 45,000, 81,000 और 90,000। इसको हमने जब कटाया तो आया है 5, 9 और 10। 5, 9 और 10 ये क्या निकल के आया था, कैपिटल निकल के आया था, पूंजी निकल के आया था। और जब हमने प्रॉफिट बराबर होता है C इंटू टी, यानी कि कैपिटल को, जो पूंजी है उसको समय से गुणा कर देते हैं। तो पूंजी क्या था, सुमित की पूंजी क्या थी, 5 थी, तो इसको गुणा किया है 12 से, इसको गुणा किया है 12 से, और इसको भी गुणा किया है जो कि पुनीत का पूंजी था 12 से। तो क्या हो गया, जब तीनों में समय बराबर है तो क्या होगा कि वो वापस कट जाएगा। कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये इतना कटने के बाद वापस आ जाएगा। तो आप लोग को ये सारा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, यहीं से यहाँ पर आपको पता है कि प्रॉफिट क्या निकल के आया है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि हमने प्रॉफिट फॉर्मूले पे निकाला है तो इतना ही आया है। लेकिन अगर यहाँ पर समय, अगर वर्ष के अंत में कुल इतना प्रॉफिट होता है, यहाँ पर अगर प्रश्न में अलग अलग वर्ष दिया होता तब हमको ये फॉर्मूला समझ में आता कि P प्रॉफिट बराबर होता है C इंटू टी। तो यहाँ पर हम अलग अलग समय से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब समय इक्वल था तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये दे रखा है, पूंजी जो दे रखा है, जो पैसा दे रखा है, उसी को कटा देंगे। कटाने के बाद जो निकल के आता है वही प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या निकल के आया, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, सुमित को 5, यहाँ पर रवि को 9 यूनिट और पुनीत को 10 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। जब टोटल को ऐड कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 24। प्रश्न में यहाँ पर कितने की प्रॉफिट हो रही है, 24 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है। यहाँ पर 24 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि प्रश्न में दिया है कि यहाँ पर 4800 का 30% चैरिटी में दे दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर दिया है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3600 का हो रहा है, 3,360 रुपये का हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट तो इतने का हो रहा है, कुल प्रॉफिट तो इतने का हो रहा है, लेकिन 30% दान कर दिया जा रहा है। 30% दान करने के बाद कितना बच रहा है, 3,360 रुपये। तो क्या करना है, 3,360 रुपये को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन तीनों में बांटना है। तो पहले लिखते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट तीनों के लिए क्या निकला है, 24 यूनिट, और यहाँ पर प्रॉफिट है 3,360 रुपये। तो इसे इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे तो 24 यूनिट 3,360, तो क्या निकल के आएगा, 1 यूनिट बराबर निकल के आएगा, 1 यूनिट बराबर निकल के आएगा 140, 140। जब इतने में 24 से भाग देंगे तो इतना निकल के आएगा। लेकिन प्रश्न में इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि यहाँ पर देखिए सुमित का हिस्सा कितना होगा, सुमित का हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ पर सुमित का हिस्सा क्या हमने निकाला है कि सुमित का हिस्सा, सुमित को 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, रवि को 9 यूनिट का और पुनीत को 10 यूनिट का। तो हमसे प्रश्न में रवि और पुनीत का नहीं पूछा है, सिर्फ सुमित का पूछा है। तो 5 यूनिट, अगर 1 यूनिट बराबर यहाँ से क्या निकला है, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई है। यहाँ पर 24 यूनिट बराबर इतना था, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 140। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 5 यूनिट बराबर, क्योंकि सुमित का हिस्सा तो यही है ना, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणते 140। तो जब 14 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 70, यानी कि 700। ये क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग एक बार वीडियो को रोक के पीछे से फिर से 1 से 2 बार आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या आप लोग को समझाना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ए तथा बी क्रमशः इतना रुपए तथा इतना रुपए के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है, ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर अलग अलग टाइम दे रखा है। यहाँ पर ये 8 महीने के लिए निवेश करता है
और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया था कि ये तीनों मिलके वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना कमाते हैं, यानी कि वर्ष के अंत में, यानी कि ये तीनों 1 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करते हैं, यानी कि समान समय के लिए, समान समय अवधि के लिए। अगर 1 साल के लिए ये करते हैं तो ये तीनों भी उतने समय के लिए ही करते हैं। लेकिन इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है कि ए 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। प्रश्न में पूछा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो बी का हिस्सा कितना है। और जब आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा, जब आप लोग को समय नहीं दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर 8 महीने और यहाँ पर बी के लिए 1 वर्ष दिया है, अगर प्रश्न में ऐसा न दिया रहे तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 12 मंथ ले लेते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न में किया है। इस प्रश्न में समय नहीं दिया था तो हमने क्या माना था कि 1 साल मान लिया था कि ये 12 मंथ के लिए निवेश किया है, ये भी 12 मंथ के लिए निवेश किया है और ये भी 12 मंथ के लिए निवेश किया है। जब आपको समय नहीं दिया होता है तो क्या करते हैं कि 12 मंथ मान लेते हैं कि ये पैसा जिसने इन्वेस्ट किया है वो 12 मंथ के लिए किया होगा। वैसे ही इसमें तो समय दे रखा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं ए और ये बी। एक ये क्या है, कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी 28,000। ए की पूंजी क्या है 28,000, इसने 28,000 रुपये निवेश किया है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, प्रश्न में ऐसा दे रखा है। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 42,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 42,000। और बी ने 1 वर्ष के लिए निवेश किया है, कितने वर्षों के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है 28,000 रुपये 8 मंथ के लिए निवेश किया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8। और ये जब यहाँ पर हमने मंथ में लिखा है तो बी यहाँ पर लिखा है कि 1 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो हम लिख लेते हैं 12, यानी कि बी 4200 रुपये को 12 मंथ के लिए निवेश किया है। अब प्रॉफिट निकालना है, तो पहले इसको जब कटाएंगे तो ये तो ऐसे कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 7 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 6, यानी ए और बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए ने कितना यूनिट इन्वेस्ट किया है 4 यूनिट और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 6 यूनिट। इसको कटाएंगे 4 से तो ये हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी ने इतने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने इतने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था और बी ने इतने मंथ के लिए किया था। तो हमने क्या किया है कि इसको कटा के छोटा कर लिया है, इसको कटाया है, जो कैपिटल जो पूंजी जमा किए हैं ए और बी मिलके तो इतना हो गया, और यहाँ पर जितने मंथ के लिए किए थे तो इसे कटाने के बाद इतना आ गया है। हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट बराबर होता है C इंटू टी, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल और गुणते समय, जितना टाइम दिया रहता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C क्या है, C क्या है 4 है, और यहाँ पर A के लिए टाइम क्या है 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर गुणा कर देते हैं 4 गुणते 2। और यहाँ पर B के लिए कैपिटल क्या है, B की पूंजी क्या है 6 है और टाइम क्या है 3 है, तो हम क्या करते हैं इसका गुणा कर देते हैं 6 गुणते 3। इसको जब कटाएंगे तो 2 से ये कट जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 3। तो क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट बराबर क्या निकला यहाँ पे, ये हो गया 4 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा 9। प्रॉफिट क्या निकल के आया है, यहाँ पर ए के लिए प्रॉफिट कितना है 4 और बी के लिए प्रॉफिट कितना है 9 यूनिट का। अब प्रश्न में दे रखा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है, इतना का लाभ होता है, और यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं ए और बी को लाभ कितना होता है, क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट ही तो निकाला है हमने, ये इस फॉर्मूले से हमने प्रॉफिट निकाला है। तो यहाँ पर ए को 4 यूनिट बी को 9 यूनिट लाभ होता है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 यूनिट।
यहाँ पर हमने निकाला है कि ये 13 यूनिट प्रॉफिट होता है और प्रश्न में दिया है कि इतना प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 13 यूनिट के इक्वल करेंगे तो निकल के आएगा, जब इतने में 13 यूनिट बराबर इतना हो गया तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इतने में 13 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 1625। यहाँ पे लिखते हैं 1625। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है। आपसे प्रश्न में मेन आपसे यही प्रश्न पूछा है कि बी का हिस्सा बताओ। ये सब तो हमने इसका हिस्सा बताने के लिए निकाला है। तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर आप देखिए बी का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट है, यानी कि बी को 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है और ए को 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 9 यूनिट। यानी कि जब 9 में 9 यूनिट बराबर क्या होता है, 9 गुणते 1625, तो क्या निकल के आ जाएगा, 14,625। ये इस प्रश्न का आंसर है। यानी कि 1 यूनिट बराबर इतना, तो 9 यूनिट बराबर, क्योंकि ये सब यूनिट में है, तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 14,625। अगर आपसे पूछता बी के जगह पे ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा तो क्या है, ए का हिस्सा 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणते 1625। फिर आप गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो ए का हिस्सा हो जाएगा। तो आपने देखा इस प्रश्न में इस फॉर्मूले का क्या यूज हुआ है। यहाँ पर अगर यहाँ पर टाइम जो है सेम होता, मतलब कि 12 मंथ यहाँ पर भी होता, 12 मंथ यहाँ पर भी होता, तो प्रॉफिट क्या होता, प्रॉफिट ये ऊपर वाला ही होता, यानी कि 4 और 6, 4 यूनिट और 6 यूनिट ही आता। अगर यहाँ पर 8 मंथ होता, यहाँ पर भी 8 मंथ होता, तो कटाने के बाद प्रॉफिट क्या निकल के आता, 4 यूनिट और 6 यूनिट। जब इफेक्ट कब पड़ता है, जब टाइम अलग अलग दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 14,625, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न में दिया है ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं ए और ये बी। ए 40 दिन में, तो यहाँ पे लिखते हैं 40, और बी 24 दिन में बना सकता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 24। हमें नहीं पता कि टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। तो 40 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 120, 120। ये क्या है, एलसीएम निकल के आया है, यानी ये 120 क्या है, टोटल वर्क है। हमने मान लिया टोटल वर्क क्या है, 120 है, यानी 120 कार्य को ये 40 दिन में करते हैं। तो इनकी इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, ये क्या है, इनका डे है, ये डे है और इफिशियंसी निकालना है। तो क्या करेंगे, 40 से 120 में भाग दे देंगे, क्योंकि हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लेनी होती है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो जब हम 40 और 24 का ऐसे 40 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा 120। ऐसे जब एलसीएम निकालते हैं तो 40 इसमें जब 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3, और जब 24 से 120 में भाग देंगे तो निकल के आएगा 5। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, क्योंकि इसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, 3 काम करता है एक दिन में, और बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य शुरू करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि टोटल वर्क क्या है, 120 है, टोटल वर्क 120 है और ए तथा बी बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक दिन, ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ डे है, ऐसे ही 5th, 6th ऐसे है यहाँ पर। तो प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ए तथा बी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए तथा बी।
बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि ए जो है पहले दिन काम करता है, उसके अगले दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करने आता है, फिर इसके अगले दिन बी काम करता है। ऐसे ही ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। और ये यहाँ पर दे रखा है कि जो काम करना शुरू करता है ना पहले, वो ए पहले दिन कार्य शुरू करता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कि ए पहले दिन कार्य शुरू करता है, ठीक है। तो ए जब पहले दिन कार्य शुरू करेगा, और यहाँ पर लिखा है कि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो जब पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर एक एक दिन उसके अगले दिन ए करेगा। प्रश्न में आगे पूछा है आपसे, तो हमें पता चल गया है कि जब ये बारी बारी से काम करते हैं, तो अगर यहाँ पर एक दिन में ए कितना काम करता है, यहाँ पर हमने निकाला है कि एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। अगर ये दोनों मिल जाए ए और बी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 5 यानी कि 8 काम करेंगे। ये दोनों मिलके यानी कि ए और बी 2 दिन में कितने काम करेंगे, क्योंकि पहले दिन आएगा ए तो कितना काम करेगा, 3, दूसरे दिन बी आएगा तो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। क्योंकि प्रश्न में हमने इसकी इफिशियंसी यही निकाली है ना कि एक दिन में ए आता है तो 3 काम करता है, तो पहले दिन 3 काम कर लेगा ए आके, फिर दूसरे दिन बी आएगा तो कितना काम करेगा, 5 काम, फिर अगले दिन आएगा तो तीसरे दिन ए आएगा तो 3 काम करेगा, फिर चौथे दिन 5 काम होगा। ऐसे ही चलता रहेगा और तब तक काम होगा जब तक कि 120 काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हमें पता है, इसको करते हैं, अगर ये दोनों मिलके 3 + 5 यानी कि 8 काम करते हैं, कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में कितने काम करते हैं, 8 काम करते हैं। ए और बी मिलके 2 दिन में, क्योंकि यहाँ पर पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, 2 दिन में 8 काम करते हैं। तो 120 काम को ये कितने दिन में कर लेंगे, 120 काम को ये कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 120 में हम 8 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 15। 120 काम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 15 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 120 काम। क्योंकि हमें क्या करना था, 120 काम कंप्लीट करना था। तो अगर ये 2 दिन में 8 काम हो रहा है, ए तथा बी मिलके 2 दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 120 काम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 15 से गुणा करना पड़ेगा। जब 15 से हम इधर गुणा करते हैं, 8 में गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे, 15 से हम इधर भी गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। यानी कि 30 दिन में कितने काम हुए हैं, 120 काम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले हमें पता था कि ये क्या करता है, ए 40 दिन में एक कुर्सी बनाता है और बी 24 दिन में कुर्सी बनाता है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से इफिशियंसी ए और बी की निकाल ली है। फिर हमें पता है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि पहले दिन ए आता है तो 3 काम करके चला जाता है, दूसरे दिन बी आता है तो 5 काम करके चला जाता है। यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में, सॉरी दोनों मिलके, ये दोनों ए और बी मिलके 2 दिन में 8 काम करते हैं। तो हमने लिखा है कि यहाँ पर 2 दिन में ये 8 काम ख़त्म कर लेते हैं। तो 120 काम कंप्लीट करना है। तो हमें नहीं पता कि किससे गुणा करें, तो हम क्या करेंगे, 120 में 8 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 15। तो जब यहाँ पर 120 काम के लिए 15 से इधर गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि टोटल काम क्या है, 120 है, 120 काम को ही तो करना है ना। तो यहाँ पर 30 दिन में ये दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी, तो 30 दिन में बन जाएगी। ये 30 दिन में 120 काम कर लेंगे। इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न में दिया है एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आयतन का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो पूछा है आपसे बेलन का आयतन क्या होगा। यानी कि ऐसे एक बेलन है, मैंने मान लिया, तो इसमें इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यानी कि ये 16 सेंटीमीटर और व्यास
व्यास क्या है, ये व्यास है, तो व्यास क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये व्यास है। तो प्रश्न में पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, अगर त्रिज्या क्या होता है, पहले आप लोग जानो कि त्रिज्या क्या होता है। ये क्या है, ये व्यास है, तो इसका आधा त्रिज्या होगा, इसका आधा त्रिज्या होता है, यानी कि आर, ये क्या है आर है, आर बराबर होता है व्यास जितना होगा उसका आधा, d/2। ये आर क्या है, त्रिज्या है, और डी क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अगर ऐसे हम वृत्त भी बनाते हैं तो ये क्या है, व्यास है, ये मतलब कि ये क्या है, व्यास है। लेकिन अगर यही सिर्फ आधा पार्ट, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या है, यानी कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, यानी कि जितना व्यास होता है उसका आधा त्रिज्या होता है। तो वृत्त में ये क्या है, व्यास है, तो अगर ऐसे भी करते हैं तो ये क्या है, त्रिज्या है, यानी कि आर। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे व्यास क्या दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं कि 3.5 बटे में, क्योंकि d बराबर क्या है 3.5, ये d क्या है, व्यास है, और 2 से भाग दे देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से भाग देना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाते हैं तो बटे में क्या लिखेंगे, 2 तो पहले से था, 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये कटेगा 5 से तो क्या होगा 5 7 35, और ये 4, ये क्या निकल के आ गया, त्रिज्या निकल के आ गया 7/4। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन होता है पाई, यहाँ पर लिख लेते हैं पाई r²h। ये क्या होता है, आयतन होता है। बेलन का आयतन इक्वल टू पाई r²h। तो पाई बराबर क्या होगा, 22/7, और r की वैल्यू क्या निकल के आई है यहाँ से, 7/4। तो r² है तो 2 बार लिखेंगे, 7/4 गुणते 7/4। और h क्या है, ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं 16। अब ये क्या होगा, कटेगा 4 से, तो कट जाएगा, ये 16 पूरा कट जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा। जब 22 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, गुणा करने के बाद 154 सेंटीमीटर घन सेमी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये लास्ट ऑप्शन, यानी 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हैं, पीयूष 8 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है, स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए वो 5 मिनट रुकता है। कौन, पीयूष 5 मिनट रुकता है हर 3 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में पीयूष 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। यानी कि स्पीड क्या है, पहले आप लोग देखो यहाँ पर दे रखा है, समय निकालना है ना। तो समय बराबर आपको मैंने बताया था कि समय बराबर होता है टाइम बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे दूरी। तो दूरी क्या है, सॉरी दूरी यहाँ पर दे रखा है कि 56 किलोमीटर, तो दूरी यहाँ पे लिखते हैं 56, और अपॉन में क्या लिखेंगे, स्पीड, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल क्या है 8, ये क्या है दूरी और ये क्या है स्पीड, यानी कि चाल। तो जब हम कटाएंगे इसको तो क्या निकल के आ जाएगा, 56 में 8 से भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 7 घंटे। यानी कि अगर ये 3 किलोमीटर, प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में 5 मिनट नहीं रुकेगा, पीयूष हर 3 किलोमीटर के अंत में 5 मिनट नहीं रुकेगा, तो ये अपनी यहाँ पर दे रखा है कि दूरी तय करने में, यानी कि 56 किलोमीटर को ये 7 घंटे में तय कर लेगा। अगर ये हर 3 किलोमीटर में 5 मिनट नहीं रुकता है तो ये 7 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। लेकिन प्रश्न में बोला है कि ये प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में 5 मिनट रुकता है, यानी कि टोटल क्या है, डिस्टेंस 56 है, और प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के बाद रुकता है। तो 56 में 3 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 18 पॉइंट कुछ निकल के आएगा। यानी कि अगर हम 54 में
3 से भाग देंगे, 3 से, तो क्या निकल के आएगा, टोटल 18 निकल के आएगा। यानी कि पीयूष कितनी बार रुकता है, अगर हर 3 किलोमीटर में पीयूष 5 मिनट रुकता है तो 56 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए कितने बार रुकेगा, 18 बार रुकेगा। और आखिरी के जो यहाँ पे 2 किलोमीटर बच रहे हैं, यहाँ पर 54 किलोमीटर में कितना बार रुका, 18 बार रुका, लेकिन इसमें अभी आखिरी के 2 किलोमीटर और बच रहे हैं, तो आखिरी के 2 किलोमीटर में पीयूष नहीं रुकेगा क्योंकि सिर्फ 2 ही किलोमीटर बच रहे हैं ना। तो ये 54 बार में 54 किलोमीटर को तय करने के लिए कितनी बार रुकता है, 18 बार रुकता है। तो हम इसको करते हैं, हमें पता चल गया ना कि पीयूष 3 किलोमीटर में 5 मिनट रुकता है, तो 56 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा, अगर 3 किलोमीटर में एक बार रुकता है तो 56 किलोमीटर में 18 बार रुकेगा। तो 3 किलोमीटर में 5 मिनट, तो 18 बार रुकेगा, तो 18 गुणित 5 कर देंगे, यानी कि 90 हो जाएगा, 90 मिनट रुकेगा। 18 बार रुकेगा, इसका मतलब कि 90 मिनट रुकेगा। अगर 3 किलोमीटर में 5 मिनट रुकता है तो 18 बार में ये 5-5 मिनट, हर बार 5 मिनट रुकेगा, हर 3 किलोमीटर में 5 बार रुकेगा, तो 5 मिनट रुकेगा, तो 18 बार रुकेगा, तो 5 मिनट में 18 बार रुकेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा कि ये 90 मिनट रुकेगा। 5-5 मिनट का गैप लेते लेते ये 90 मिनट रुक जाएगा। तो पहले ये 7 घंटे में दूरी तय कर ले रहा था, यानी कि 56 किलोमीटर को बिना रुके जब 8 किलोमीटर की गति से गति कर रहा था तो 7 घंटे में वो अपनी दूरी को तय कर ले रहा था, यानी कि 56 किलोमीटर को तय कर ले रहा था। लेकिन जब वो हर 3 किलोमीटर में 5 मिनट रुक रहा है तो 18 बार रुकेगा, तो 18 बार में 18 का 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90 मिनट, यानी कि 18 बार में वो 90 मिनट रुकेगा। तो 7 घंटे पहले और 90 मिनट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 मिनट में हो जाता है 1 घंटे और 30 मिनट। 90 घंटे को तो यही बोलेंगे ना, 1 घंटे 30 मिनट, और ये 7 घंटे पहले से है। जब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, 7 में 1 घंटा ऐड करेंगे तो 8 घंटे 30 मिनट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर देखिए आप लोग, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये 7 घंटे है और 90 मिनट ये रुका है, तो 7 घंटे और 1 घंटे प्लस 30 मिनट, तो 8 घंटे 30 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा। ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 60 तथा 4 है, यानी कि एलसीएम क्या है, 60 है और एचसीएफ क्या है, 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा। अगर इस प्रश्न को चाहें तो ऑप्शन से कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि एलसीएम क्या है, 60 है, और एचसीएफ क्या है, यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ 4 दिया हुआ है प्रश्न में, तो लिखते हैं 4। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि उनका योग, यानी कि उन संख्याओं का योग क्या है, 32 है, यानी कि हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं क्या हैं, a प्लस बी हैं, a प्लस बी हैं, इक्वल टू 32। तो प्रश्न में पूछा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है कि a माइनस बी, यानी कि 2 संख्याएं कोई हैं, हमें वो नहीं पता कि वो 2 संख्याएं क्या हैं, लेकिन उनका एलसीएम दे रखा है कि 60 होगा और ये 2 संख्याओं का a और b का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। तो प्रश्न में पूछा है कि इनका 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो हम चाहे तो इसे ऑप्शन के थ्रू करते हैं। पहले अगर हम 4 लेते हैं, चलिए पहले हम इस ऑप्शन को लेकर समझा देते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका ऑप्शन ये सही है, तो हम क्या लिखते हैं कि ये क्या है, ये 8 क्या है, 2 संख्याओं का अंतर क्या है, यही पूछा है ना प्रश्न में, यानी ये 8 2 संख्याओं का अंतर है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 संख्याएं क्या थी, a और b थी, तो इनका योग 32 है और इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर हमने मान लिया कि ये 8 है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, संख्या फाइंड करते हैं। ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, ये कटेगा इससे, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। इसको ऐड करेंगे ना तो हो जाएगा 40। तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 20। ये a की वैल्यू 20 हो जाएगी। जब हम इसमें रखेंगे a की वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो b बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 12। यहाँ पर a की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 20, तो ये b बराबर जब इधर जाएगा तो 32 में से 20 जाएगा, तो b बराबर क्या निकल के आ गया, 12। यानी कि ये
ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 20 और बी की वैल्यू निकल के आ गई 12, यानी कि वो संख्याएं क्या हैं 20 हैं, मतलब वो दो संख्याएं 20 और 12 हैं। यानी जब हम 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए 60, और जब 20 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए 4। तो 20 का और 12 का एचसीएफ निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणते 5। 20 को ऐसे करेंगे तो 4 गुणते 5 लिख सकते हैं, और 12 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 गुणते 3। हमने आपको एचसीएफ में क्या बताया था कि वो नंबर एचसीएफ होता है, वो कॉमन नंबर एचसीएफ होता है जो कि दोनों संख्याओं में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में क्या अवेलेबल है, 4 इधर है और 4 इसमें भी है, लेकिन 5 और 3 नहीं है। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है 4 कॉमन नंबर है। तो इस संख्या का 20 और 12 का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा 4, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही अगर 20 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे, तो ये 4 तो कॉमन नंबर है, तो 4 को तो हम लिख लेते हैं, प्लस ये 5 और 3, क्योंकि एलसीएम वो होता है कि जो कॉमन नंबर होता है उसको तो लिखते ही हैं, लेकिन जो कॉमन नंबर नहीं होता है उसको भी लिख के गुणा करते हैं। तो ये और ये कॉमन था तो मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये 5 और 3 भी लिखेंगे, तो 5 गुणते 3 करेंगे, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, और 15 में 4 का गुणा करेंगे, यानी ये सब का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। यानी कि एलसीएम भी सेटिस्फाई कर रहा है और एचसीएफ भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर 8 मान लिया था a माइनस बी की वैल्यू, यानी कि दो संख्याओं का योग दे रखा था, हमने दो संख्या मान लिया था कि a प्लस बी है, और वहाँ पर दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 8 मान लिया, तो यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि दो संख्या हमने पता कर लिया कि 20 और 12 है, और इनका एलसीएम जब निकाला है तो 60 निकल के आया है, और जब इनका एचसीएफ निकाला है तो 4 निकल के आया है। तो हमें पता चल गया है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेके देखते हैं, चलिए वो भी करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a माइनस बी, यानी कि दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर पूछा है प्रश्न में, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, यानी कि देखते हैं क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है। हमने तो ये बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा 8 होगा, लेकिन हम आप लोग के लिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, तो हम क्या करते हैं कि b से b कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 18, यहाँ से a की वैल्यू 18 निकल के आ जाएगा। तो a की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 14, यानी कि अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 4 12, 1 1 2 1 3, यानी कि b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 14। यहाँ पर जब मैंने a की वैल्यू को 18 रखा है, जब इधर लेके आएंगे a की वैल्यू को यानी कि 18 को, तो 32 में से 18 को माइनस करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा, यानी कि a बराबर 18 और b बराबर 14, यानी कि यहाँ पर दो संख्याएं क्या निकल के आ गई 18 और 14। तो अब क्या हम देखते हैं यहाँ पे कि 18 और 14 का एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18 को ऐसे लिखते हैं 2 गुणते 9, 18 को 2 गुणते 9 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिखेंगे, सॉरी ये क्या है 16 नहीं, ये 14 है, ये 14 है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये 14 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 7। यहाँ पर कॉमन नंबर क्या आ रहा है, क्योंकि एचसीएफ वही होता है ना जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है आप लोग देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 9 और 7 तो यहाँ पर है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं। तो क्या ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर तो दिया है कि एचसीएफ 4 होगा, और हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये एचसीएफ गलत है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अगर आप एलसीएम चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉमन नंबर होता है वो तो हम लिखते ही हैं 2 गुणते 9 गुणते 7, जब 9 का 7 में गुणा करेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो ये 60 निकल के नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा, और ये तो 60 ही एलसीएम है, और 63 का भी 2 में गुणा करेंगे तब एलसीएम होगा। तो पता चल गया कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे तो आप लोग यहीं पर चेक किए तो आप लोग को पता चल गया है कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऐसे ही आप इस ऑप्शन को भी चेक करना चाहें तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू भी कर लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखिए, नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों को की संख्या दर्शाता है, यानी कि इसमें व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है।
दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो प्रश्न में पूछा है दिए गए आंकड़ा का माध्यक क्या होगा, यानी कि इस डाटा का माध्यक पूछ रहा है। माध्यक मतलब क्या होता है, मीडियन, जिसको हम माध्यिका भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 5, इसमें मीडियन क्या होगा, आपका माध्यक क्या होगा, यानी कि ये सब अलग अलग संख्याएं हैं। अगर आपसे इसका माध्यक पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, माध्यिका का मतलब होता है कि बीच की संख्या, मतलब कि जितनी संख्या इधर से छोड़ेंगे उतनी संख्या इधर से छोड़ के, और जो बीच में संख्या होती है ना वही माध्यक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ ऑड डाटा के लिए, यानी कि 1 2 3 4 5, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं कि इसका माध्यक ऐसे निकालते हैं कि बीच वाली संख्या को लिखते हैं और जो बगल का होता है बराबर बराबर संख्या दोनों तरफ से छोड़ के जो बीच वाली संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि 1 2 3 4 5 और 6, इसका माध्यक क्या होगा, इसका माध्यक आपसे अगर कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, यानी कि आप इधर से 3 छोड़ेंगे इधर से 3 छोड़ेंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन जब आप इधर से 2 छोड़ेंगे इधर से 2 छोड़ेंगे तो बीच में क्या बच गया, 3 और 4। तो जब भी ये क्या है, इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो आंकड़ा है ना इवन है, और ये जो आंकड़ा था ऑड था। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर नंबर दोनों तरफ से छोड़ देंगे, 2 नंबर इधर छोड़ेंगे 2 नंबर इधर से छोड़ेंगे, और बीच में जो नंबर होगा इसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 3 + 4 को ऐड कर लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो क्या होता है, 3 + 4 यानी कि 7, 7/2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 3.5। ये क्या होगा, इस डाटे का माध्यिका होगी। देखो 3 और 4 के बीच में क्या कौन सी संख्या होगी, 3.5, यानी कि 3.5। 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.5। लेकिन इसमें इधर और इधर इसके बीच में कौन सी संख्या निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। लेकिन क्योंकि ये पूरे संख्या में बीच की संख्या क्या होगी, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, ये पूरे डाटे में, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि बीच की संख्या है। और इस पूरे डाटे में पूछा जाए कि बीच की संख्या क्या होगी, तो यहाँ तक तो 3 हो जा रहा है, यहाँ भी 3 हो जा रहा है, लेकिन बीच की संख्या कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी यहाँ पर। तो वो संख्या क्या है, 3.5 है। चलिए इस प्रश्न को हम करके समझाते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर होता है तो कैसे करते हैं और ऑड नंबर होता है तो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। यहाँ पर है 5, इसको लिख लेते हैं 15, 20, 25, और ये क्या है, 30, 35, 40, तो इसको लिखते हैं 30, 35 और 40। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या है, 1 है, यानी कि 1 लोग कितने की सेविंग कर रहे हैं, 5 की। यहाँ पर 3 लोग, व्यक्तियों की संख्या क्या है, 3 है, और सेविंग कितने की हो रही है, 15 की, यानी 3 लोग 15 की सेविंग कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति 15 की सेविंग कर रहा है तो 3 लोग कितने की सेविंग करेंगे, 15 यानी कि 45 की सेविंग करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि इनका माध्यक बताओ, और टोटल नंबर क्या है, 14 है। अगर इसको काउंट ऐसे लिखते हैं कि 5 15, तो 15 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 15, 15, 15। फिर ये 25, ये क्या है, 20 है। यहाँ पर आप लोग देखिए 20 कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दे रखा है ना, यानी कि 4 लोग 20 की सेविंग कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 20, ऐसे 20, यानी कि 4 बार। सेम वैसे ही 25 को कितनी बार लोग सेविंग कर रहे हैं, कितने लोग सेविंग कर रहे हैं, 2 लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, 25। ऐसे ही ये सारी संख्याओं को लिखेंगे, यानी कि 30 को लिख देते हैं, 30 कितनी बार है, 1 बार है। 35 कितनी बार है, वो भी 1 बार है, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर 30, और ये 35। और 40 कितने बार है, 2 बार है, यानी 40 रुपये को सेविंग करने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 40, और ये 40 2 बार लिखेंगे। अब आप ये पूरे को जब काउंट करेंगे ना तो कितना निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा, यानी ये पूरा डाटा कितना होगा, 14 होगा। यानी कि जैसे मैं 1 2 3 4 5 इसका पूछ रही थी कि ये 5 संख्याओं का, ये पूरे डाटे का
माध्यिका क्या होगा, तो ये क्या निकल के आ रहा था कि 5 संख्याएं हैं और इनका एवरेज क्या निकल के, सॉरी माध्यिका क्या निकल के आ रहा था, 3 निकल के आ रहा था। तो वैसे ही ये पूरी संख्याएं कितनी है, 14 हैं। हमने कैसे पता किया, जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो 14 निकल के आएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको काउंट करेंगे तो 2 1 3 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10 और 3 13, 1 14। देखो आप लोगों ने इसको जब काउंट किया तो क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। और इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 निकल के आ गया है। तो ये क्या दिया है, ये इस डाटा को प्रेजेंट किया है कि इतने लोग हैं और डाटा इतना है और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या इतनी है। तो हम क्या करते हैं कि 14 है, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या था, इवन नंबर था, यानी कि 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 इवन संख्याएं हैं। जब इवन संख्याएं थी तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 संख्याएं इधर थी 3 इधर थी, यानी बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया था, इधर 2 छोड़ दिया था, इधर भी 2 छोड़ दिया था और बीच वाली संख्या को ऐड करके 2 से भाग दे दिया था। सेम वैसे ही ये संख्या क्या है, 14 संख्याएं, ये पूरी संख्याएं क्या है, 14 हैं। तो 14 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या 7वां और 8वां पद होगा। जैसे ये 6 संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या थी, तीसरा और चौथा पद था, वैसे ही इन 14 संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 7वां 7th प्लस 8, चौथा प्लस 8वां टर्म बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7वां पद क्या है, यहाँ पर गिनो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, 7वां पद है। और 8वां पद क्या है, ये है 20। तो हम क्या करते हैं, 7वां पद भी 20 है और 8वां पद भी 20 है, तो 20 प्लस 20 और अपॉन में क्या करते हैं, 2। जब 40 बटे में 2 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 20, यानी कि इसको जब 2 से भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 20। यही इस प्रश्न का आंसर है। आप लोग यहाँ पर देखिए, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो आप लोग को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने के लिए किया है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर समझ लेते कि 14 है, 14 है तो 7 प्लस 8 टर्म बटे में 2 होगा, तो यहाँ से निकाल लेते कि 1 3 1 4 और यहीं पर ये होगा, इसके बीच में 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 8 हो जा रहा है ना, यहाँ पे 8 पद हो जा रहा है, तो यानी कि 20 प्लस 20 हो जाता है यहाँ से। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर पेपर के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।